हमारा मिशन बस इन सवालों या तथ्यों को पढ़ना नहीं है, बल्कि हर एक विषय के पीछे के गहरे क्यों और कैसे को समझना है। हाँ, एकदम सही कहा। तो चलिए सबसे पहले पिछले सेट के कुछ फैक्ट्स पर एक त्वरित नजर डाल लेते हैं। जैसे पहला है सदानंद पी बालकृष्णन, जिनका संबंध कथकली से है। बहुत अहम नाम है। हाँ, फिर दूसरा है नेशनल वाटरवे 100, जो तापी नदी पर है। तीसरा अनगार्डेड पुस्तक, जो पूर्व क्रिकेटर मिताली राज की है। बिल्कुल। चौथा तथ्य है कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पांचवा, ये काफी दिलचस्प है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ था। अच्छा, यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा। ये कोई इकलौती लड़ाई नहीं थी। मतलब पहला युद्ध 1767 से 1769 तक चला। फिर दूसरा 1780 से 1784 के बीच हुआ। तो ये एक लंबी खींची हुई जंग थी। हाँ, और 1792 की संधि के बाद भी बात बनी नहीं। अंततः 1799 में चौथा युद्ध हुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया। खैर, युद्धों से हटकर अब जरा कला पर आते हैं। आज का पहला एमसीक्यू है, मोहिनी अट्टम नृत्य में उपयोग किया जाने वाला मुख्य तालवाद्य यंत्र कौन सा है? अच्छा सवाल है। हाँ, और इसका सही जवाब है इडक्का। अब सोचने वाली बात यह है कि इडक्का ही क्यों? देखिए, इडक्का असल में एक डमरू जैसा यंत्र होता है। मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से केरल का एक एकल महिला नृत्य है। मतलब ये इतना कोमल होता है कि इडक्का की बदलती लय नर्तकी के ग्रेस के साथ बिल्कुल मैच कर जाती है। हाँ, और ऐतिहासिक रूप से ये विष्णु के स्त्री रूप यानी मोहिनी को समर्पित है। इसीलिए इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं। अरे वाह! और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, नाट्य शास्त्र की लास्या शैली भी इसी से जुड़ी है। एकदम सही। और व्यवहार माला नामक पुस्तक में भी इसका जिक्र है। और वेशभूषा भी तो खास होती है ना। मतलब कसाबू साड़ी और बालों में चमेली के फूल, साथ ही जो भाषा है, मणि प्रवालम। हाँ, मणि प्रवालम। और अगर कलाकारों की बात करें तो के कल्याणी कुट्टी अम्मा को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर डॉक्टर सुनंदा नायर हैं, जिन्होंने इसमें शायद कोई बड़ी डिग्री ली थी। हाँ, मास्टर डिग्री। और हाल ही में 2022 में अक्षरा एम दास और 2023 में पल्लवी कृष्णन का नाम भी काफी चर्चा में रहा है। और हाँ, इडक्का के साथ मृदंगम, बांसुरी और वीणा भी बजते हैं। मतलब पूरा एक संगीत का माहौल बन जाता है। अब कला से अगर हम वैश्विक पहचान की तरफ बढ़ें तो अगला एमसीक्यू इसी बारे में है। सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? और जवाब है पेरिस। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसमें 1946 में जुड़ा था। हाँ, 1 साल बाद। और सर्वाधिक स्थल इटली में है, शायद 60। बिल्कुल 60। और भारत में अब तक 43 स्थल हैं। इसका वर्गीकरण बड़ा दिलचस्प है, 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल। 1 मिनट, ये मिश्रित स्थल कौन सा है? ये कंचनजंगा है, जिसे 2016 में शामिल किया गया था। अच्छा, कंचनजंगा। और प्राकृतिक स्थलों में 1985 का काजीरंगा भी तो है। हाँ, और भारत के पहले स्थलों की बात करें जो 1983 में जुड़े, उनमें आगरा का किला, ताजमहल और एलोहा अजंता की गुफाएं थी। और 1986 में खजुराहो भी। एक मजेदार बात बताऊं, हमारी जेब में रखे नोटों पर भी ये धरोहरें हैं। जैसे 50 रुपए के नोट पर हम्पी है और 200 के नोट पर सांची का स्तूप। सही कहा। और चूंकि मुख्यालयों की बात चल रही है तो कुछ और भी देख लेते हैं। जैसे एशियाई विकास बैंक या एडीबी मनीला में है, ILO और WHO जिनेवा में है, IMF वॉशिंगटन DC में है, हाँ, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में और SCO बीजिंग में है। बिल्कुल। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अपने देश के साहित्य पर आते हैं। अगला एमसीक्यू है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? इसका जवाब है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाँ, ज्ञानपीठ 1961 में ये स्थापित हुआ, लेकिन पहली बार 1965 में दिया गया। और इसमें शायद 11 लाख रुपए और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है ना? हाँ, और ये 22 भाषाओं के साथ एक अतिरिक्त भाषा मतलब अंग्रेजी में भी दिया जाता है। अमिताभ घोष 2018 में अंग्रेजी के लिए इसे जीतने वाले पहले लेखक थे। अरे वाह! और अगर पहले विजेता की बात करें तो वो जी शंकर कुरूप थे मलयालम के लिए। बिल्कुल। और प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थीं। हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत पहले थे और महिलाओं में महादेवी वर्मा। हाँ, और ये भी याद रखना होगा
कि 59वां पुरस्कार मतलब 2025 का नवीनतम पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। अच्छा, 2025 का। हाँ, इसके अलावा साहित्य अकादमी 1954 में शुरू हुआ, व्यास सम्मान 1991 में और मध्य प्रदेश सरकार का कबीर पुरस्कार 1986 में। साहित्य के बाद आप जरा देश के विकास की नींव पर चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा MCQ है, भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे कौन सा है? जवाब है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि 96 किलोमीटर लंबा है और 2021 में शुरू हुआ। हाँ। और सड़कों की बात हो तो स्वर्णिम चतुर्भुज को कैसे भूल सकते हैं। 5846 किलोमीटर का नेटवर्क। और अगर पक्की सड़कों की बात करें तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। और वो सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पास। बिल्कुल, 19,300 फीट की ऊंचाई पर। मतलब कमाल की इंजीनियरिंग है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से जरा लोगों के आंकड़ों पे आते हैं। जनगणना। MCQ है, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता में किस केंद्र शासित प्रदेश का स्थान प्रथम है? जवाब है लक्षद्वीप, 92.8% के साथ। काफी शानदार आंकड़ा है। और देखिए, साक्षरता 7 वर्ष की आयु से गिनी जाती है। राज्यों में केरल सबसे ऊपर है, फिर मिजोरम है और न्यूनतम बिहार में है। और अगर जिलों की बात करें? सर्वाधिक साक्षर जिला शेरछिप है और न्यूनतम अलीराजपुर। अच्छा, और वो स्त्री पुरुष साक्षरता में जो अंतर है, मैंने कहीं पढ़ा था कि राजस्थान में वो सबसे ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, 27.85% का अंतर है। ये थोड़ा चिंताजनक है। खैर, अब थोड़ा मूड बदलते हैं और खेलों की बात करते हैं। MCQ क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? सही जवाब है 22 गज लंबी और 10 फीट चौड़ी। और जो पॉपिंग क्रीज होती है वो ठीक 4 फीट की होती है। हाँ। स्टंप्स 28.8 इंच लंबे और 9 इंच चौड़े होते हैं। बैट की लंबाई 38 इंच और चौड़ाई 4.25 इंच होती है। और गेंद का वजन भी तो फिक्स होता है ना? बिल्कुल, 155 से 163 ग्राम या कह लें 5.5 से 5.75 आउंस। और परिधि 8.8 इंच से 9 इंच के बीच। और स्टेडियम्स देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद में। सबसे ऊंचा धर्मशाला में है और सबसे तेज पिच पर्थ में माने जाती है। और भारत के बाकी मैदान जैसे लखनऊ का इकाना, बेंगलुरु का चिन्नास्वामी, ईडन गार्डन, अरुण जेटली स्टेडियम, MA चिदम्बरम और रूप सिंह स्टेडियम। बिल्कुल। खेलों से वापस किताबों और नियमों की दुनिया में चलते हैं। MCQ है, डॉलर बहुपुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। इनकी और भी किताबें हैं जैसे 3000 स्टिचेस और महाश्वेता। हाँ, और 2024 में इन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया गया और पद्म भूषण भी मिला। और 2025 में तो इनकी द सर्कल ऑफ लाइफ भी आ गई है। हाँ बिल्कुल। और अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और आजादी भी बहुत चर्चित हैं। और किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज, साथ ही नारायण मूर्ति की द विट एंड विजडम और R अश्विन की आई हैव द स्ट्रीट्स भी याद रखने लायक हैं। एकदम। अब किताबों से देश की सबसे बड़ी किताब पर आते हैं, संविधान। हाँ, तो MCQ है, उद्देशिका में शब्दावली का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और ये क्रम बहुत सोच समझ कर रखा गया है। इसका विचार USA से प्रेरित था, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और ये नेहरू जी के 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है ना? बिल्कुल। इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता। और 1976 के 42वें संशोधन से इसमें बदलाव भी हुए। हाँ, KM मुंशी ने तो इसे राजनीतिक कुंडली कहा था और पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र। सही कहा। और इसे लेकर जो कानूनी मामले हुए वो भी बहुत दिलचस्प हैं। मतलब 1960 के बेरूबाड़ी वाद में कहा गया कि ये संविधान का भाग नहीं है। फिर 1967 में गोलकनाथ मामला आया और फिर 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसने सब कुछ बदल दिया। एकदम। इसी ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। और 1994 के मुंबई वाद में भी इसी बात पर मोहर लगी। अब संविधान से थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं, जब बंगाल में सत्ता का खेल चल रहा था। हमारा MCQ है, बंगाल के नवाबों की राजधानी का क्रम क्या था? सही जवाब है पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद और आखिरी में मुंगेर। 1717 में मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की थी। फिर बाद में मीर कासिम इसे मुंगेर ले गया। और इसी दौर में
वो भयानक घटना हुई थी ब्लैक होल वाली। हाँ, कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था और सिर्फ 23 बचे। बाप रे। और फिर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला का सामना रॉबर्ट क्लाइव से हुआ था। लेकिन मीर जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। हाँ। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में हेक्टर मुनरो के खिलाफ। बिल्कुल। और फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अगस्त 1765 में मतलब 12 और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधियां हुई, जिसने पूरा नियंत्रण अंग्रेजों